नमस्कार साथियों, मैं आप सब लोगों का इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो नेट का सेकंड पेपर होता है, उसकी जो सेकंड यूनिट है क्लाइमेटोलॉजी। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आज चर्चा करेंगे वायुमंडल का संगठन की। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण पाया जाता है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आबद्ध होता है। ये बात हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल होता है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल होता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये जो वायुमंडल होता है पृथ्वी से चारों तरफ से आबद्ध होता है। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो उसके चारों तरफ का जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के आसपास नहीं रहता। गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही ये इसके चारों तरफ बंधा रहता है। इसकी उत्पत्ति लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। वायुमंडल की उत्पत्ति के समय 2 अक्रिय गैसों से बना हुआ था। एक थी नाइट्रोजन, दूसरी थी आर्गन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक थी नाइट्रोजन और एक आर्गन, जो कि अक्रिय गैसें थी। उसके बाद वायुमंडल में पृथ्वी पर ज्वालामुखी क्रिया शुरू हुई, जिससे जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी द्वितीयक गैसें प्राप्त हुईं। जब वायुमंडल में नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, द्वितीय गैसें और जलवाष्प प्राप्त हो गई, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हुई। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हुई तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति हुई। ऑक्सीजन गैस सबसे नवीनतम गैस है। पृथ्वी के चारों ओर ये वायुमंडल एक चलनी की तरह कार्य करता है, अर्थात पृथ्वी की सतह पर रहने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक वस्तुओं जैसे उल्कापिंड, परावैंगनिक किरणें इत्यादि को अंतरिक्ष से पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, जबकि पृथ्वी पर रहने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के लिए लाभकारी वस्तुओं के लिए पारदर्शी बन जाता है, अतः पृथ्वी को रहने के योग्य बनाता है। यहाँ पर हम एक चित्र देखेंगे। चित्र में क्या है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल बनाया गया है। वायुमंडल वास्तव में एक कंबल की तरह कार्य करता है, जो अंतरिक्ष से आने वाले जैसे उल्कापिंड जो वायुमंडल में घुसते हैं, वो वायुमंडल में घुसते ही नष्ट हो जाते हैं। और वायुमंडल में कभी कभी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जो कि समताप मंडल में एक ओजोन परत पाई जाती है, उस परत में अवशोषित कर ली जाती हैं। तो जो खतरनाक वस्तुएं होती हैं जो पृथ्वी तक नहीं पहुँच देता है, हमारा वायुमंडल ही है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल के संगठन की। वायुमंडल का जो संगठन है वास्तव में 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 गैस, नंबर 2 जलवाष्प, नंबर 3 ठोस कण। वायुमंडल की परिभाषा से जो होता है वायु प्लस मंडल। वायु जो होती है एक नमशील एक ऐसा पदार्थ होती है जो विभिन्न गैसों, जलवाष्प और ठोस कणों से मिलकर बनी होती है। इन्हीं चीज़ों से मिलकर के हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। अब हम इस पर सबसे पहले चर्चा करेंगे गैसों से कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल में सबसे पहले नंबर पे है नाइट्रोजन गैस की मात्रा है 78.08%। ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन 20.93%। तीसरे नंबर पे है आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टन और जेनॉन, ये गैसें, इनकी आप जो शुरू की 2-3 गैसें हैं, इनकी आप परसेंटेज ज़रूर याद कर लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सी गैस कितने प्रतिशत में है। लास्ट की जो गैसें हैं इनका प्रतिशत याद करने की इतनी आवश्यकता है नहीं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण गैसें हैं। और इसके अलावा जलवाष्प, दूसरा नंबर का जो महत्वपूर्ण तत्व है जिससे वायुमंडल का निर्माण होता है वो जलवाष्प है। ये परिवर्तनशील होता है, ये परिवर्तित होता रहता है। कहीं पे जलवाष्प अधिक होती है, कहीं पे कम होती है। आगे हम चर्चा करेंगे इस बात पे। उसके बाद आते हैं ठोस कण। ये ठोस कण होते हैं। ठोस कण वास्तव में धूल के कण हो सकते हैं, राख के कण हो सकते हैं, बालू हो सकती है, उल्का के बचे कण, जो उल्का हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जल जाते हैं, उनके बचे हुए कण होते हैं। पराग कण जो पौधों से मिलते हैं वो वायु के साथ ऊपर हवा में उड़ा लिए जाते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये कभी कभी आर्द्रता ग्रही नाभिक का भी काम करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। एक चित्र आप लोग ये देखिए, इसमें दिखाया गया है कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत, पाई चार्ट के द्वारा दिखाया गया है वायुमंडल के संगठन को। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है और अन्य गैसें कितने प्रतिशत में हैं।
अब हम चर्चा करेंगे कि जो वायुमंडल के संगठन है उसमें जो तत्व मिलते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं। तो सबसे पहले क्रम में हम बात करेंगे जलवाष्प की। जलवाष्प क्या है? जलवाष्प एक परिवर्तनशील तत्व है। यह उष्ण और उष्ण आर्द्र प्रदेशों में 4% तक पाया जाता है। उष्ण और उष्ण आर्द्र मतलब ये पृथ्वी है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के आसपास इसकी मात्रा 4% तक होती है। लेकिन मरुस्थलीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में ये 1% कम हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र यहाँ पे और मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ पर इसकी मात्रा 1% से भी कम हो जाती है। इसको ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मौसम की विभिन्न दशाएं जैसे वर्षा हुई, हिमपात हुआ, पाला हुआ, कोहरा हुआ, आर्द्रता हुआ इत्यादि जलवाष्प की मात्रा पर ही निर्भर करते हैं। अगर मात्रा अधिक होती है तो इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। मात्रा कम हो जाती है तो वहाँ पर ये सब चीज़ों की मात्रा कम हो जाती है। और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी जलवाष्प की मात्रा घटती है। आप यहाँ पर एक चित्र से समझ सकते हैं। ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ध्रुव है। जैसे जैसे हम पृथ्वी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे जलवाष्प की मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जलवाष्प की मात्रा घटे, ऊंचाई के साथ भी इसकी मात्रा कम होती जाती है। इसका अधिकांश भाग वायुमंडल के 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट तत्व है धूल कण। धूल कण जो हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। धूल कण की क्या विशेषताएं हैं? वायुमंडल की गतियाँ इनको हवा में लटकाए रहती हैं। जैसे संवहनीय तरंगें इनको कभी कभी उड़ा करके हवा में ऊपर तक ले जाती हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे हमने पीछे भी बताया कि राख होती हैं, पराग कण होते हैं, उल्का के जले हुए भाग होते हैं, रेत होती है। और ये सूर्यतप को रोकने तथा परिवर्तित करने का भी कार्य करते हैं। जो वायुमंडल में हमारे धूल कण पाए जाते हैं ये सूर्यतप को रास्ते में रोक भी लेते हैं और उनको परावर्तित भी करते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल लाल या नारंगी रंग की घटाओं को निर्माण करता है। वो इसी की वजह से होता है क्योंकि ये धूल कण सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। अगली इसकी विशेषता क्या है? अधिकांश आर्द्रता ग्राही नाभिक बन जाते हैं जो वर्षा कराने में सहायक होते हैं। जब जलवाष्प संघनित होती है तो संघनित होने के लिए उसके लिए कुछ ऐसे पदार्थ चाहिए होते हैं जिसको जलवाष्प चिपके। तो ये जो धूल के कण होते हैं ये नाभिक का काम करते हैं। अगर वायुमंडल में नाभिक आर्द्रता ग्राही नाभिक ना हो तो शायद वर्षा ना हो। अगली विशेषता है कि ध्रुवीय और विषुवतीय प्रदेशों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में इनकी मात्रा अधिक होती है। ध्रुवीय प्रदेशों में धूल कण की मात्रा इसलिए कम होती है क्योंकि वहाँ पे अधिकांशतः बर्फ जमी रहती है, हवाएं चलती तो हैं लेकिन धूल या ज़मीन नहीं होती है, जिस वजह से वहाँ पर ना मिट्टी मिलती है ना रेत मिलती है। उपोष्ण और शीतोष्ण में क्या होता है कि हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं और यहाँ पर मिट्टी होती है, खेती के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जिनसे ऐसे कण निकलते हैं जो वायुमंडल में पहुँच जाते हैं तथा उनकी मात्रा अधिक होती है। अगला इम्पॉर्टेंट तत्व हमारे वायुमंडल का ओजोन है। ओजोन एक अक्रिय गैस है। यह परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। परावैंगनी किरणें हमारे जीवित जीव के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं जो कि कैंसर तक का कारण बनती हैं। और ये जब अंतरिक्ष से हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो जो 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन मंडल पाया जाता है वहाँ पर ये परावैंगनी किरणें अवशोषित कर ली जाती हैं। ओजोन परत की अगली विशेषता, इसकी मात्रा बहुत ही कम है लेकिन इसको जीवन रक्षक गैस भी कहा जाता है। समताप मंडल में ये 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। सर्वाधिक सांद्रण इसका मिलता है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है? जब समताप मंडल में ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट किरणें गिरती हैं तो ये 2 भागों में टूट जाते हैं। आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन पे अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं तो ये 2 भागों में टूट जाती है। ओ इनको आयन बोलते हैं। फिर एक ऑक्सीजन का कण और एक आयन के साथ मिलकर के ओजोन का निर्माण करता है। इसको हम ओजोन का निर्माण कहते हैं। ओजोन का विनाश कैसे होता है? जब एक ओजोन का कण एक आयन के साथ क्रिया करता है तो 2 ऑक्सीजन के कण बन जाते हैं। इस तरह ओजोन का विनाश हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक स्थिर गैस है। ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। अमीनो एसिड का आवश्यक अंग होती है एवं इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन इस गैस के साथ एक समस्या ये है कि कोई भी जीवित जीव इसको डायरेक्ट वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकता है। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो कि पौधों की जड़ों में पाया जाता है वायुमंडल से इसको मिट्टी में ग्रहण करता है तथा
जो सुपोषित पौधे होते हैं इसको मिट्टी से सीधे ग्रहण करते हैं, फिर जो जीव होते हैं वो पौधों को खा करके नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। इसकी मात्रा वायुमंडल में 78.4% होती है। दूसरा महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक सक्रिय गैस है, इसकी मात्रा 20.94% है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान इसका निर्माण स्वपोषित पौधों के द्वारा होता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्वपोषित पौधों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसकी तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये श्वसन या जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जीवाश्म ईंधनों के लिए जलाने में सहायक। ऑक्सीजन गैस स्वयं में ज्वलनशील नहीं है, लेकिन चीज़ों को जलाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। आगे चौथा सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल एक परिवर्तनशील गैस है तथा इसकी मात्रा 0.03% है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे इसका इस्तेमाल करते हैं। सौरीय विकिरण के लिए पारदर्शी है, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। शुरुआत में ही बताया गया था कि ये पृथ्वी है, ये इसका वायुमंडल है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के कण होते हैं, ये सूर्य से जो सौरीय विकिरण आता है उसको तो पृथ्वी तक आने देते हैं, लेकिन पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण निकलता है उसको ये वायुमंडल में वापस, अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देते, पुनः पृथ्वी की तरफ प्रकीर्णित कर देती है। इस तरह से हमारी पृथ्वी गर्म बनी रहती है, मतलब पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी हो जाती है, कंबल की तरह कार्य करती है। और यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में लगातार इसकी मात्रा बढ़ रही है। बढ़ने से हरित गृह प्रभाव में वृद्धि के स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि जो वायुमंडल है हमारा, उसमें कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं, किन तत्वों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है, किसकी मात्रा अधिक है, किसकी मात्रा कितनी कम है। इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है, ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है। बाकी इस टॉपिक से इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि ये सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक है, तो इसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।